नए चैप्टर का नाम लिखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या होता है पहले एक छोटी सी लाइन लिखो, फिर आपको समझाता हूँ। BRS इज अ स्टेटमेंट, BRS is a statement prepared by account holder, that is customer, on a particular date, on a particular date to reconcile, टू रिकनसाइल को अंडरलाइन कर लेना, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ द बैलेंस, with the balance as per bank statement, that is passbook, that is passbook. So BRS is a statement prepared by the account holder, that is customer, on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement, that is passbook. चलो, तो सर ये तो आपने कुछ भी इंग्लिश लिख दी, तो हमें क्या पता। चलो, तो आपको मैं सारी कहानी अच्छे से समझाता हूँ, बस आप ध्यान से सुनते रहना, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ये हो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। अब चैप्टर का नाम है कैश बुक, और कैश बुक में आपने डबल कॉलम कैश बुक याद है बनाई थी? हाँ सर याद है, डबल कॉलम कैश बुक बनाई तो थी। तो डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते थे बताओ, किसको याद है? कैश और बैंक, वेरी गुड। लेकिन मुझे सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। कौन से कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से मतलब है। अच्छा, बैंक कॉलम क्या होता था याद करो, मतलब इसका क्या काम था? नहीं, मतलब बैंक कॉलम हम क्यों बना रहे थे? हाँ, अब देखो क्या होता है पूरी कहानी। आपके पास जो पैसे होते हैं, अब आप अपने सारे पैसे, ज़रूरी तो नहीं है कि अपनी जेब में ही रखो। आप अपने पैसे कहाँ जमा कर देते हो? बैंक में। आप अपने पैसे कहाँ डिपॉजिट करते हो? बैंक में। अब बैंक के अंदर आपका पैसा कभी आता भी है, ठीक है ना, पैसा आया, कभी कभी आपके बैंक में पैसा आता है, और कभी कभी आपके बैंक से पैसा जाता है। तो पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी आपके बैंक में। तो अच्छा, अब जिसको याद है वो बताओ, जब आपके बैंक में पैसा आता है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते थे? वेरी गुड, डेबिट में, है ना। तो जब आपके बैंक में पैसा आता है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? डेबिट में, बिल्कुल सही। और जब पैसा जाता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट में। याद आ गया? कैश बुक में आपने शायद पढ़ा था, बोलो यस या नो? यही था। यानी कि इंग्लिश भी लिख देता हूँ। तो जब रिसिप्ट होती है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करते थे आप? डेबिट साइड। और जब पेमेंट करते थे तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट साइड। यहाँ तक याद आ गया? लेकिन अब आपको एक मज़ेदार और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हो, आप ही की रिकॉर्डिंग बैंक भी करता है। बैंक भी एक पूरा बाकायदा मतलब चीज़ें रिकॉर्ड करता है। वो भी देखता है कि पैसा आ रहा है, वो भी देखता है कि पैसा जा रहा है। और बैंक आपके अकाउंट में जब पैसा आता है तो पता है बैंक क्या करता है?
बैंक उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट साइड पर। जब आपके बैंक में पैसा आता है तो शायद आपने कभी नोटिस ना कराओ, क्योंकि आपका शायद बैंक अकाउंट हो ना हो, एसएमएस पढ़ते हो ना हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन घर जाके पेरेंट्स से पूछना कि जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है या जब उनके अकाउंट में पैसा आता है तो उनके पास एक एसएमएस आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ऐसा लिखा होता है। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड लिखा होता है। इसका मतलब उनके अकाउंट में पैसा आता है। तो जब भी अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक क्या करता है? अपनी रिकॉर्ड में क्रेडिट करता है। और अगर घर जाके पूछना अपने पापा मम्मी से, जब उनके अकाउंट से पैसा जाता है तो उनके पास पता है क्या मैसेज आता है? हाँ, कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो बैंक भी रिकॉर्ड करता है आपकी सारी ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं कि आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक भी रिकॉर्ड करता है। तो आप भी करते हो, बैंक भी करता है। पहले यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बैंक जो रिकॉर्ड करता है ये पूरा, बैंक इसका एक स्टेटमेंट बनाकर आपको महीने के एंड में भेजता है। बैंक के इस स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं और इसको पुराने ज़माने में पासबुक भी बोलते थे। तो वो आपको भेजता है और ये जनरली मंथ के एंड पे भेजता है, जनरली आमतौर पे। अब रोज़ रोज़ तो भेजेगा नहीं, तो वो आपको एक मंथ के एंड पे स्टेटमेंट भेजता है कि ये लो भाई। तो बताओ, स्टेटमेंट देखते ही आपके पैरों तले ज़मीन क्यों खिसक जाती है? आपके हाथ में चाय का प्याला होता है वो छूट जाता है, बताओ क्यों? हाँ, वेरी गुड। तो तुमने तो स्कूल में पढ़ लिया इसलिए तुम्हें पता है, लेकिन बाकी बच्चों को भी बता देते हैं। तो आपके पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक जाती है, आपके हाथ में जो चाय का प्याला है वो इसलिए छूट जाता है, वो गिर जाता है, क्योंकि, अब सुनना ध्यान से, आपके हिसाब से, मतलब कैश बुक के हिसाब से, जो आपके खाते में या आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, पता है कितना है? 10,000। कितना बैलेंस है? 10,000। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन जब बैंक वाला स्टेटमेंट भेजता है तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पता है कितना बैलेंस निकलता है? सिर्फ 3,000। तो बताओ, आपके हाथों से चाय छूटेगी कि नहीं छूटेगी? क्योंकि आपने तो क्या सोच रखा है, आपके हिसाब से तो बैंक में कितने रुपए होने चाहिए? 10,000। लेकिन बैंक ने स्टेटमेंट भेजी और बैंक के हिसाब से आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? सिर्फ 3,000। तो मतलब आपको शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? या आपके लिए सब नॉर्मल है? 7,000 का लॉस हो गया, वो तो कह रहा नॉर्मल है, 7,000 में क्या होता है? तो चलो, तो अगर मान लो इसके आगे करोड़ लगा दूं तो अब भी तुम्हारे लिए नॉर्मल है? बोलो आप भी नॉर्मल है। तो चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1,00,000 करोड़ हो, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट, आपके लिए मनी हमेशा वैल्यूएबल है, ठीक है? तो ऐसे नहीं सोचना। तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए था? 10,000। लेकिन बैंक के हिसाब से कितना निकला? 3,000। तो गड़बड़ है। तो इस चैप्टर का जन्म क्यों हुआ? देखो वही बता रहा हूँ। तो बेसिकली हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है और उस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके फाइंड आउट करना पड़ता है कि आखिर इन दोनों में ये डिफरेंस आया क्यों, ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं। मैं भी तो सही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो भी तो सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर अलग क्यों आ रहा है बैलेंस? तो हम इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों बैलेंसेस को मैच करवाते हैं। मैच करवाने को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में आपको कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करवाना है। तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर का काम ये है। तो बट आप समझ गए चैप्टर का काम क्या है? चलो, तो खैर ये ड्राइंग तो आपको नहीं बनानी, लेकिन पहले आपको एक मोटा मोटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ आ गया कि क्या होता है। तो हम भी रिकॉर्ड करते हैं, ये है कैश बुक, और बैंक भी रिकॉर्ड करता है, वो होती है पासबुक। लेकिन हमारा बैलेंस अलग होता है और उसका बैलेंस अलग होता है। चलो, तो अब आपको क्या चीज़ जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, बताओ? यानी पैसे कम क्यों है? राइट, वेरी गुड, है ना? अब आपके मन में बस एक ही क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि पैसे कम क्यों है? भाई मैंने भी सही रिकॉर्ड करा है, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ,
या वो गलत है। तो ना तो मैं बेवकूफ़ ना वो गलत, तो फिर बैलेंस कम क्यों है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो हमें लिखना भी है, वही सीखेंगे, वहीं से चैप्टर शुरू होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। तो अब आप लिखो मेरे साथ कि आखिर ये डिफरेंस क्यों होता है। तो सबसे पहले लिखो, मतलब एक एरो डाल के, नेक्स्ट एरो डाल के, रीज़न फॉर डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। तो हमारा मेन चैप्टर बस यही है कि हमें ये समझना है कि आखिर रीज़न्स क्या हैं, क्यों डिफरेंस आता है मेरे बुक में और उसके बुक में। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं, 3 रीज़न्स होते हैं। पहले को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है, लिख लो, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक अर्लियर एंड इन पासबुक लेटर। रिकॉर्डेड इन कैश बुक अर्लियर एंड इन पासबुक लेटर। कैश बुक पे हम जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं और पासबुक में थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नंबर 2 अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। नंबर 2 होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है रिकॉर्डेड इन पासबुक, रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। तो ये भी समझाऊंगा। और तीसरे रीज़न होते हैं एरर्स। तीसरा कारण होता है एरर्स। एरर्स में आप डैश डाल के लिख लो, ईदर बाय बैंक, ईदर बाय बैंक और बाय कस्टमर। एरर मतलब तो गलती होता है ना। तो वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो हम इनके बारे में सब कुछ सीखेंगे। आज के लेक्चर का मेन उद्देश्य ही ये है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसके 3 रीज़न होते हैं। तो पहले मैं आपको टाइमिंग डिफरेंस सिखाऊंगा। तो आप लिखो मेरे साथ अब, सबसे पहले ए पॉइंट। ए को आप हेडिंग दे सकते हो टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग डिफरेंसेस को समझाएंगे आपको, ठीक है। और इसको करली अंडरलाइन कर देता हूँ, टाइमिंग डिफरेंसेस। चलो तो पहले इसमें लिखो पॉइंट 1। पहले इंग्लिश लिख लेना, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या होता है। पॉइंट 1 में लिखना, चेक डिपॉजिटेड या ब्रैकेट में पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या ब्रैकेट में क्लियर्ड, ठीक है। इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या क्लियर्ड। चलो ठीक है। तो मैं कुछ ड्राइंग बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो आप ड्राइंग मत बनाना चाहें, आप समझने पे फोकस करना। बाद में कुछ लिखवाऊंगा वो लिखना। तो ड्राइंग मत बनाना, सिर्फ आप समझने पे फोकस करना, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको मैंने एक चेक दिया, इस कागज़ के टुकड़े को मान लो ये चेक है, ठीक है। चेक तो सबने देख रखा होगा क्या होता है।
तो आपको मैंने एक चेक दे दिया, तो मान लेते हैं आपके पास एक चेक आ गया। ये चेक होता है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें आपका नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है, डेट लिखी है, मैंने साइन कर दिया। तो आप बड़े खुश कह रहे हो, हाँ सर से चेक मिल गया। तो बताओ ये चेक आप क्या करोगे? अपनी जेब में ही रखोगे? इस चेक को आप क्या करते हो? बैंक में डिपॉजिट करते हो। वेरी गुड। तो ये बैंक है। तो मान लेते हैं आपने ये चेक 29 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करके घर आओगे तो आप देखो अपनी कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड कर लोगे? डेबिट साइड। वेरी गुड। आप तो कहाँ रिकॉर्ड कर लोगे? डेबिट साइड, क्योंकि आपके हिसाब से पैसे आ गए, चेक आ गया, है ना। लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ क्या होता है। जब आप बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक में तो रोज़ लाखों चेक डिपॉजिट होते हैं। तो वहाँ पे एक पीओ बैठा होता है, वो सारे चेक करता है कि इसमें सब कुछ सही है या नहीं है, साइन सही है या नहीं, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद भी प्रोसेसिंग चलती रहती है, और प्रोसेसिंग होते होते भी 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन के बाद फिर आपके पासबुक के अंदर पैसा आता है। तो 3-4 दिन के बाद बताओ क्या डेट आएगी? तो 29 मार्च के बाद 3-4 दिन और जोड़ लो, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो 2 अप्रैल वाले दिन फिर आपको एसएमएस आएगा। बताओ आपको एसएमएस क्या आएगा? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। बिल्कुल सही। तो 2 अप्रैल को आपको एसएमएस आ जाएगा। ओके, पहले इतना समझ आ रहा है प्रैक्टिकली? अब ध्यान से सुनना। जब मार्च का मंथ एंड होगा, मार्च का मंथ एंड होता है कब? 31 मार्च को। तो आपको 31 मार्च वाले दिन के हिसाब से सोचना है, बहुत ही क्रिटिकली। क्या 31 मार्च तक आपके बैंक में पैसे आए थे? नहीं आए थे। लेकिन आपने तो अपनी कैश बुक को किस दिन ही बढ़ा लिया था? 29 मार्च। तो अब आपको इस बात को क्रिटिकली एनालाइज करना है कि 31 मार्च वाले दिन जो पासबुक होगी, क्या उसमें पैसे आए होंगे अभी तक? नहीं आए होंगे, है ना। तो 31 मार्च वाले दिन तक तो पासबुक में अभी पैसे नहीं आए, लेकिन आपके बुक में तो पैसे आ गए हैं। तो इसका मतलब दोनों बुक्स में बैलेंस मिसमैच हो रहा होगा, क्योंकि आपकी बुक में तो 10,000 आ चुके हैं, लेकिन पासबुक में अभी तक 10,000 नहीं आए। पासबुक में कब आ रहे हैं पैसे? 2 अप्रैल, 2 दिन बाद। तो फिलहाल ये 3-4 दिनों तक जो गैप रहता है, अब 3-4 दिनों तक अगर आप देखो, येलो और ब्लू डेट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, 3 दिनों तक या 4 दिनों तक कैश बुक में 10,000 ज़्यादा होगा और 3 दिनों तक पासबुक में कम होगा। तो 3 दिनों तक दोनों में गैप है कि नहीं है? 3 दिन बाद क्या होगा? पासबुक में भी पैसे आ जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा। बट 3 दिनों तक या 4 दिनों तक दोनों में गैप है, यस या नो? तो समझ गए? तो इसीलिए इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस की अब डेफिनेशन दिखाता हूँ क्या होती है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ही ये होता है कि आप कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर लेते हो। कैश बुक में क्या कर लेते हो? पहले रिकॉर्ड करते हो। और पासबुक में कब रिकॉर्ड होता है वो? बाद में। तो देखो हमारे एग्जाम्पल में इसको बात को फिट करो। कैश बुक में कौन सी तारीख को रिकॉर्ड कर लिया? 29 मार्च पहले। और पासबुक में कब रिकॉर्ड हो रहा है? 2 अप्रैल बाद में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो आपको समझ आ गया टाइमिंग डिफरेंस का पहला एग्जाम्पल? तो बताओ सबको क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है तो फिर मैं समझाऊँ? क्लियर? चलो, तो अब आपको ड्राइंग तो नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये लिखना है कि इससे होता क्या है, हो क्या रहा है। तो बस हम सीधा वो लिख लेते हैं अपना कॉन्क्लूजन। तो ये ड्राइंग मत बनाना, आप तो सीधा एक कॉन्क्लूजन लिखोगी इससे क्या हुआ। तो लिखो इट मीन्स, चलो पहले आप बताओ इससे क्या हुआ, बताओ। इससे
हाँ, इससे कैश बुक जो है हमारी वो क्या है, ज़्यादा है। बस ये लिखना है हमें कि इट मीन्स कैश बुक इज़ ओवर स्टेटेड। इसका मतलब है, सिंबल भी बना देता हूँ आपके लिए, इसका मतलब है कि हमारी कैश बुक जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और हिंदी में भी लिख लेता हूँ, इसका मतलब है कैश बुक बढ़ी हुई है। तो तीनों में लिख दिया, इंग्लिश, सिंबल, हिंदी। तो आपको देखो समझ आ गया। तो इस पॉइंट की वजह से आपकी कैश बुक क्या थी, बढ़ी हुई थी। समझ गए। तो ये तो है टाइमिंग डिफरेंस का पहला एग्जाम्पल, नंबर 1। अब लिखो सेकंड एग्जाम्पल। टाइमिंग डिफरेंस में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशू करना क्या होता है वो बताता हूँ। देखो, चेक इशू करने का मतलब होता है कि आप किसी भी आदमी को, मान लो ये आपका कोई क्रेडिटर है, तो ये बहुत दिनों से आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप परेशान होकर एक दिन उसको कहते हो, ठीक है ये लो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये चेक दे रहा हूँ। तो जब आप उसको चेक देते हो, तो चेक देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेक क्या करना, इशू करना। तो चेक देने को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इशू करना। तो जब आप किसी को चेक दोगे, मान लो आपने 29 मार्च को चेक दिया, मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, 20,000 पेड बाय चेक, तो आप उसको अपने कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बताओ। बैंक कॉलम में, याद है ना, डबल कॉलम कैश बुक। तो आप चेक देने को, आपने अगर पे करा, मान लो चेक पेड टू मोहन, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, वेरी गुड, यही करोगे। ओके, पहले यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही आप चेक दोगे मोहन को, तो अब ये चेक मोहन के पास आ गया। मोहन क्या करेगा, इस चेक को वो अपने बैंक में डिपॉजिट करने जाएगा। देखो वो जा रहा है, मोहन कह रहा है, अरे वाह आज तो पैसे मिले हैं, अब मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा। तो मोहन बैंक में जाता है, फिर चेक बैंक में देता है। अब बैंक में कितने दिन लगते हैं प्रोसेसिंग होने में, 3 से 4 दिन। तो आपके पास जब मैसेज आएगा, तो आपके पास कब मैसेज आएगा, नहीं मतलब पहले तो डेट बताओ, 2 अप्रैल को, 3-4 दिन बाद। तो 3-4 दिन बाद आपके पास मैसेज क्या आएगा कि भाई आपके अकाउंट से पैसे क्या हो गए, डेबिट हो गए, राइट। तो 3-4 दिन के बाद आपके पास मैसेज आएगा 2 अप्रैल वाले दिन कि आपके अकाउंट से 20,000 रुपये डेबिट हो गए। तब आपके पास SMS आ जाएगा, आप कहोगे चलो ठीक है भाई, ओके हो गया। तो समझ आया पहले यहाँ तक, बोलो ना हाँ। तो अब क्रिटिकली सोचना है अगेन, मंथ एंड कब हो रहा होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च वाले दिन क्या पासबुक में पैसे कट चुके होंगे, नहीं, पासबुक में तो पैसे कब डिडक्ट हुए, 2 अप्रैल को। तो समझ आ रही कहानी। तो 31 मार्च वाले दिन आपने अपनी कैश बुक में तो पैसे डिडक्ट कर लिए, लेकिन क्या पासबुक में भी डिडक्ट हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। तो 31 मार्च वाले दिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि दोनों में कितने दिन का डिफरेंस है, 3-4 दिन का। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। तो क्लियर हो गया जी, समझ आया सबको। इसमें किसी को कुछ पूछना है, चलो तो ड्राइंग मत बनाओ, अब आप लिखो मेन चीज़
कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स ऐसा होने से मतलब क्या हुआ। अगर मैं 31 मार्च की बात करूं कि 31 मार्च वाले दिन, मंथ एंड वाले दिन पासबुक में तो पैसे नहीं कटे होंगे, लेकिन आपके कैश बुक में से वो पैसे कट चुके हैं। तो आपकी कैश बुक में तो पैसे कम हो चुके हैं, लेकिन पासबुक में कम हुए थे क्या 31 मार्च तक? नहीं हुए थे। तो क्या लिखवाऊँ इसका मीनिंग? इट मीन्स, राइट, इट मीन्स कैश बुक इज अंडर स्टेटेड। और हिंदी में भी लिख लेता हूँ। तो हिंदी हो गई कि इसका मतलब है, इस ट्रांजैक्शन का मतलब है, इस कहानी का मतलब है कि कैश बुक कम है। ठीक है ना, और सिंबल भी बना देता हूँ। तो इस कहानी का मतलब है कि आपकी कैश बुक जो है वो कम है। तो पहले मुझे दोनों पॉइंट बताओ, सबको क्लियर है? कोई डाउट चल रहा है? मैं क्लियर है दोनों बिल्कुल अच्छे से? चलो, तो ये 2 पॉइंट्स जो होते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों को क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। अब मैं आपको दूसरा सिखाऊंगा। टाइमिंग डिफरेंस तो आप सीख गए, दूसरा कौन सा है अब? ट्रांजैक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो इसको नाम देते हैं बी, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कर लिया, अंडरलाइन कर लेता हूँ आपके लिए। तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है ना? यहाँ पे वो मतलब नहीं है ना, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है यहाँ पर कि बैंक जो होता है, बैंक वो अपनी पासबुक में रिकॉर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। या तो डेबिट कर लेता है या क्रेडिट कर लेता है। तो बैंक जो है वो तो क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन आप घर में पार्ले जी बिस्किट के साथ चाय पी रहे हो और आपको एसएमएस भी नहीं आता, आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता चलती, बैंक आपको बताता भी नहीं है, तो क्या आप रिकॉर्ड कर पाओगे? बताओ, क्या आप रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, पर आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो फिर क्या दोनों बुक्स मैच होंगी? नहीं होंगी। तो इस तरह की कलाकारी को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो एक बार इसका मीनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? रिकॉर्डेड इन पासबुक, बट क्या आगे? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिकली चाहे ना भी होता हो, लेकिन इस चैप्टर में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कभी कभी? हमें नो इन्फॉर्मेशन, और बैंक क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको डेमो दे देता हूँ कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है। तो लिख लो इसमें नंबर 1। तो पहला एग्जांपल लिख लो, ये तो बहुत होता है, ये तो हमारे साथ भी होता है। पहला एग्जांपल है, बैंक चार्जेस या और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो बताओ इसका क्या मतलब है बैंक चार्जेस का? बैंक चार्जेस का मतलब होता है, पता है आपको बैंक क्या करता है? बैंक हर महीने के एंड में अपने आप 50 रुपये मेरे अकाउंट से काट लेता है, डिडक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो जैसे ही बैंक मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा तो मेरे पासबुक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ना तो एसएमएस आता, ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आती, ना मुझे पता होता।
तो हम तो घर में क्या पी रहे हैं, चाय, और चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट। तो क्या हम अपनी कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो बैंक चार्जेस का या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक क्या करता है, हमारे पासबुक में से पैसे काट लेता है, डिडक्ट कर देता है। ठीक है, लिख दूँ, इंग्लिश भी लिख देता हूँ, मनी डिडक्टेड। लेकिन क्या हम रिकॉर्ड कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो क्लियर हो गया? तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, आप बस छोटा सा वो उधर वो लिख लो जैसा मैंने लिखा कि पासबुक जो है वो कम हो जाती है, बस इतना सिंबल लिख लो, आपका काम हो गया, दैट्स इट। तो बैंक चार्जेस का मतलब है, या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक आपके पासबुक को कम कर देता है, आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, आपका मनी डिडक्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो जो भी पॉइंट में डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना तुरंत, ऐसा मत सोचना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। चलो सेकंड एग्जांपल, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलो इसका मतलब इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में क्या, जी, उसका जो इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है या जाता है? आता है, वेरी गुड। तो आपके पासबुक में पैसा आता है इंटरेस्ट का, लेकिन क्या आपको पता चला? आप तो घर में क्या पी रहे हो, किसके साथ? तो बस, तो इसका मतलब बताओ, खुद ही बताओ, इस पॉइंट से क्या हुआ? मतलब पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। तो आप इसमें बस खाली ये सिंबल बना सकते हो कि इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में आप रिकॉर्ड नहीं करते। और दूँ एग्जांपल्स इसके ट्रांजैक्शंस के? वो कह रहे हैं नहीं सर और मत दो। क्यों, और क्यों नहीं दूँ? फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छा समझ आ गया, लेकिन फिर भी और एग्जांपल इसलिए लिखने क्योंकि क्वेश्चंस में दे देते हैं ना वो। जैसे एक और दे देता हूँ, देखो फिर चलो अब आप बताना, समझ आ गया ना? ये अच्छा करा, वेरी गुड। तो अब तो बस मैं लिखूँगा, फिर आप खुद मीनिंग आप बताना। चलो तो अब लिखो नंबर 3, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर। और नंबर, श्योर, कॉन्फिडेंट? चलो एक बार नंबर 4 भी लिख देता हूँ, फिर सब बच्चों से पूछूंगा ना दिमाग लगाने के लिए। नंबर 4 है डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर। चलो तो सब बच्चे दिमाग लगाओ अपना अपना, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो दिमाग ना लगाए। चलो तो मुझे तो इन सब राम कहानियों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि हमने कैश बुक में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन पासबुक में क्या हुआ वो पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अब बाकी बच्चे भी बताओ। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर का क्या मतलब है? पहले चलो थर्ड के मीनिंग समझाओ। किसी कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दी, वेरी गुड। तो इससे पासबुक क्या होगी? वेरी गुड, बढ़ जाएगी, शाबाश। चलो तो बस ये सिंबल बना लो तो आपका काम हो गया। तो सबको समझ आया?
क्लियर है? ठीक। और फोर्थ वाले में क्या हुआ? ठीक है, तो हमने बैंक को शायद ऑटोमेटेड कोई पेमेंट बता रखी है, तो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट हमारे किसी सप्लायर को कर दी, मतलब क्रेडिटर को कर दी। सप्लायर मतलब जनरली कौन होता है? क्रेडिटर। तो बैंक ने हमारे क्रेडिटर को पे कर दिया, तो अब इससे क्या होगा? तो नहीं आया ना एसएमएस आपके पास? नहीं, वैसे तो भी आ जाता है। हाँ, ऐसे तो बच्चा फिर पूरा चैप्टर ही फ्लॉप कर दे। फिर तो बच्चा कहता है सर मेरे पास तो एसएमएस आ रहा है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर तो बच्चा ये कह सकता है, लेकिन आपके एसएमएस क्या हैं? बंद। आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। आप घर में क्या पी रहे हो? चाय। साथ में क्या खा रहे हो? पार्ले जी बिस्किट। तो ये कांस्टेंट है, मतलब कि कैश बुक में आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वो तो कांस्टेंट माना जाएगा। नहीं तो फिर तो आप चैप्टर को फ्लॉप कर दो, आप तो फिर कोर्स में से चैप्टर ही निकलवा दोगे कि सर ऐसे थोड़ी ना। तो वो मत सोचो कि मेरे पास तो एसएमएस आ गया, वो छोड़ो, आप तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। पासबुक में क्या हुआ बस वो बताओ? डिक्रीज हो गया। हाँ बस, तो ये मुद्दा फोकस करना है अपने को। बाकी ये मत सोचो कि एसएमएस आया कि नहीं आया। चलो ऐसे ही और बताओ। फिर नंबर 5 बताओ। नंबर 5 में बताओ। 4 नहीं, इसमें तो 5वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बार आता है एग्ज़ाम में, लिखो इसके बिना तो ये पॉइंट ही अधूरा है। डिसऑनर ऑफ चेक या ऑब्लिक बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड क्या होता है वो अभी हमारे चैप्टर में है नहीं, मतलब कोर्स में नहीं है, तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बस चेक समझ लो आप, चेक समझ लो। हाँ, चेक बाउंस हो गया, वेरी गुड। तो डिसऑनर का मतलब है चेक बाउंस हो गया। चलो पता है इसका मतलब आपको, तो बताओ अब क्या होगा। अब आप तो घर में चाय पी रहे हो, है ना, आप तो घर में चाय पी रहे हो और आपने कोई चेक डिपॉजिट करा होगा, वो बाउंस हो गया। तो बताओ पासबुक में क्या हुआ? डिक्रीज। ठीक है, तो जब भी चेक बाउंस होता है या डिसऑनर होता है तो आपकी पासबुक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नहीं, पहले बैंक क्या करते हैं, पहले चेक जब डिपॉजिट करते हैं हम प्रैक्टिकली, तो एक बार बैंक में पैसा आ जाता है, फिर जब बाद में पता चलता है अरे इसमें तो मिस्टेक थी, ये तो गड़बड़ था, ये तो साइन मैच नहीं हुआ, फिर वो धड़ से डिडक्ट करते हैं। लेकिन जब वो डिडक्ट हुआ तब आपको नहीं पता चलता। तो शुरू में तो पैसा आ जाता है ना, शुरू में तो जैसे ही चेक डिपॉजिट करते हैं कैश बुक भी बढ़ जाती है, पासबुक भी बढ़ जाती है। फिर जब पता चलता है ये तो चेक गलत था, फिर पासबुक कम हो जाती है, डिसऑनर हो जाता है। समझ गए? नहीं, हमें तो नहीं पता चला ना। हाँ, तो चेक बाउंस हो गया, हमें नहीं पता चला। अब इसमें भी आप कह रहे हो सर नहीं हमें तो पता चल गया। तो ऐसा करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं सीबीएसई को कि भाई हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, उन्हें सब कुछ, उनके एसएमएस चल रहे हैं, उन्हें सब पता चल रहा है। चलो अच्छा, एक और बता दो, 6th। तो आई होप खूब सारे एग्जाम्पल हो गए, तो 6th में बता दो। चलो 6th में बता दो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये आपको कैसे पता क्या है ये? वैसे तो जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे स्टोरी? ठीक है, बिल्कुल सही। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक में पैसे तो आ गए डिविडेंड के, पासबुक तो बढ़ गई, पर हमें पता नहीं चला। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट, रटने की छोड़ो, इन शॉर्ट आप समझ गए ट्रांजैक्शंस में होता क्या। इन सारे 6 के 6 एग्जाम्पल में क्या हो रहा है बताओ? कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो समझ आ गया ना ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन इज दिस। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड होता है। चलो अब लिखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? एरर्स।
तो एरर्स का मतलब तो क्या होता है बताओ? गलती, हाँ। और गलती तो कोई भी कर सकता है, तो इनको हम नाम दे देते हैं सी एरर्स। तो एरर्स का मतलब होता है वैसे गलती। गलती कोई भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। तो इसका तो कुछ मीनिंग वैसे तो नहीं है, तो एरर का मतलब तो गलती ही होता है वैसे तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें बैंक गलती करेगा, एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं जिसमें हम गलती करेंगे। चलो, तो पहले बैंक गलती लिखवा देता हूँ, तो लिख लो एक एग्जाम्पल। बैंक एररनियसली, एरर लिखकर NEOUS फिर LY, बैंक एररनियसली क्रेडिटेड ₹1000 in our account। तो बैंक ने देखो कुछ गलती करी है, आपको बताना है इस गलती से क्या होगा। वेरी गुड। पासबुक नहीं, कैश बुक तो कम कुछ नहीं होगी। कैश बुक में तो हमने कुछ नहीं करा, हम तो देखो घर में बैठे थे आराम से। नहीं, पार्ले जी बिस्किट क्यों, अब बार बहुत खा लिया पार्ले जी बिस्किट, तो घर में हम बैठे होमवर्क कर रहे थे, तो हमने कोई गलती नहीं करी। गलती किसने करी? बैंक ने। हाँ, पार्ले जी बिस्किट सिर्फ ट्रांजैक्शन में खाना है आपको, इसमें नहीं। इसमें तो गलती कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। और बैंक ने देखो क्या गलती कर दी, उसने गलती से 1000 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो वैसे तो बच्चा कह रहा है तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन चैप्टर में तो डिफरेंस हो गया ना। तो समझ आ गई बैंक की गलती। अब एक दो अपनी गलतियां करके दिखाता हूँ। हमारी गलतियां ज़्यादा खतरनाक होती हैं, वैसे बैंक गलती नहीं करता, हम गलती करते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं। तो लिखो हमारी गलती, एक एग्जाम्पल लिखो, एक लिखवाता हूँ आपको। चलो, बैंक चार्जेस ₹2000 recorded twice in cash book। बैंक चार्जेस ₹2000 recorded twice in cash book। तो बैंक चार्जेस, पहले तो मैं समझा देता हूँ बैंक चार्जेस का क्या मतलब है। बैंक चार्जेस का मतलब होता है, जो भी समझाया था ना थोड़ी देर पहले, कि बैंक हर महीने के एंड में क्या करता है? पैसे काटता है। तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट से 2000 रुपये काट लिए, बैंक चार्जेस। लेकिन अब देखो, आप तो घर में नशे में बैठे हो। अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे कैश बुक में, तो पढ़ो इंग्लिश, क्या करा आपने गड़बड़? 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो मतलब आपने नशे में क्या करा? हाँ, तो आपने बैंक चार्जेस को 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि आपने अपनी कैश बुक को कितना कम कर लिया? 4000। तो समझ गए गलती? तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती। तो इसमें बैंक की गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है? आपकी। तो क्लियर होगी वाली गलती? ठीक है, एक और गलती आपकी करते हैं, नंबर 3। तो और आपकी गलती लिखते हैं, चेक रिकॉर्डेड ₹6000 बट नॉट डिपॉजिटेड। तो चेक रिकॉर्डेड 6000 बट नॉट डिपॉजिटेड। तो बताओ आपने इस बार नशे में क्या करा? हाँ, तो अब आपके पास कोई चेक होगा, मान लो ये, तो इसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया। तो रिकॉर्ड मतलब क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो ऐसे बना देता हूँ, चलो। तो आपने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर क्या नहीं करा?
डिपॉजिट नहीं करा। तो जैसे कई बार घर में मम्मी कहती है ना, जाओ बेटा धनिया ले आओ बाज़ार से, फिर आप भूल जाते हो। तो ऐसे ही चेक आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन क्या करना भूल गए, डिपॉजिट करना भूल गए। तो इसमें किसकी गलती, आपकी गलती है ना। चलो एक और गलती बताओ, नंबर 4। हाँ, पासबुक में तो नो रिकॉर्ड। बैंक की तो कोई गलती है ही नहीं ना, बैंक तो बेचारा, बैंक में तो आप गए ही नहीं, बैंक में तो आपने डिपॉजिट ही नहीं करा, ये तो भूल गए। मान लो ये चेक था, रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसको घर में ही भूल गए, तो बैंक तक तो पहुंचा ही नहीं ना चेक बेचारा। तो नेक्स्ट गलती लिखना, चेक डिपॉजिटेड ₹1000 बट नॉट रिकॉर्डेड। तो बताओ इस बार आपने क्या गलती करी। पूरा समझाओ ढंग से। तो इससे क्या होगा, वेरी गुड। तो आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, तो पासबुक तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप क्या करना भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो किसकी गलती, आपकी गलती। तो पहले देख लो सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी अजीब तो नहीं लग रहा आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ अलग चल रहा हो, सब कुछ प्रैक्टिकल है, मतलब जो हो सकता है। चलो उसके बाद एक 5वीं गलती और लिखनी है, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट गलती है, इस पे लिख लो 100%, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। तो आपकी ये गलती सबसे ख़तरनाक होती है, इस गलती के लिए आपको बहुत बड़ा मतलब कहते हैं दंड मिलता है। तो इस गलती में लिखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is undercast by ₹2000. Payment side of cash book is undercast by ₹2000. चलो तो ये गलती क्या है बताओ, मतलब ये तो बहुत बड़ी गलती है वैसे तो खैर, है ना। तो इसको तो समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तब तक आप सोच सकते हो कि क्या गलती करी होगी आपने। अंडरकास्ट क्या होता है पहले तो यही बताओ। नहीं, गलती नहीं, मतलब अंडरकास्ट की हिंदी क्या है। तो वही तो देखो, बच्चों को यही नहीं पता ना, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट किसे कहते हैं। नहीं, छुपाना नहीं नालायक, छुपाना। चलो 3 + 4 = बताओ, गलत, 5। तो ये गलती को कम लिखने को, टोटल कम करने को अंडरकास्ट बोलते हैं। अब तो हो गया, अब तो मैडम ख़त्म जोक। 2 + 2 = बताओ, 17। वेरी गुड। इसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग। इसको कौन सी गलती बोलते हैं, ओवरकास्टिंग। तो अब समझ लो ध्यान से जोक सपाट, जब आप ज़्यादा वैल्यू लिखते हो तो उसको ओवरकास्टिंग बोलते हैं, और अगर मैं 2 + 2 को 3 लिख देता तो उसको अंडरकास्टिंग बोलते हैं। चलो तो ये तो हो गया मीनिंग अंडरकास्टिंग सिखाने का। अब गलती देखो अपनी, ध्यान से देखो। आपने रिसिप्ट साइड पे मान लो लिखा 50,000, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी आपको समझाने के लिए, फिर लिखा 30,000, ठीक है, फिर लिखा 5,000। पेमेंट साइड पे मान लो आपने लिखा 10,000, फिर लिखा 6,000, फिर लिखा मान लो 4,000, ठीक है। अब आपको ये तो याद ही होगा, हम बैलेंस निकालते हैं बाद में लास्ट में, है ना। तो बैलेंस निकालने के लिए आप कास्टिंग करते हो, याद है। कास्टिंग का मतलब है टोटल करते हो। तो रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं, आओ जो पहले
85,000, ठीक है। 50 + 30 + 5, फिर पेमेंट साइड का टोटल करो। 10 + 6 + 4, 18,000। तो 85 - 18 करोगे तो बैलेंस आ जाएगा 67,000। क्यों? 85 - 18 करो, 85 - 18 करोगे तो कितना बचेगा? बच्चा कह रहा है 18 कैसे आया? तो यही तो गलती सिखानी है मेरे दोस्त, जो आप कर रहे हो नशे की अवस्था में। आपने पेमेंट साइड को क्या करा है? 2,000 रुपये कम लिखा है। तो यही तो गलती आपको करके दिखा रहा हूँ ना, कि आपने क्या गलती करी है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। समझ आई गलती? कि आपने पेमेंट साइड को 2,000 रुपये क्या करा है? कम लिखा है। वैसे पेमेंट साइड कितना हुआ था टोटल? 20, लेकिन आपने कितना लिखा? 18। हाँ, ये तो हमारी ही गलती कर रहे हैं, और किसकी गलती कर रहे हैं? बट सबको गलती समझ आई? अच्छा, अब इस गलती की वजह से क्या हुआ वो बताओ ना। मेन चीज़, इस गलती की वजह से गड़बड़ क्या हो रही है? पासबुक तो बेचारा चलो ठीक है, कैश बुक में क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ, मतलब नहीं, उसको क्वांटिफाई करो, गड़बड़ क्या हुई? पेमेंट कम दिखा रहे हो, तो पेमेंट कम दिखाने की वजह से फिर क्या हुआ वो भी बताओ। फिर कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है? बताओ, आपकी गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है? और वैसे एक्चुअल कितना आना चाहिए? अब एक बार अच्छा सही वाला निकाल के देखो। अगर मान लो आप पेमेंट 20 लिखते, मान लो ऐसे कर लो, अगर पेमेंट 18 की जगह 20 लिखते, मान लो आप गलती नहीं करते, तो बैलेंस कितना आता? 65 आता। लेकिन आपने गलत लिखा तो कितना आ रहा है? तो गलती की वजह से क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। तो इस गलती की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। बोलो समझ आया? ज़्यादा हो गया या कम हो गया? तो खुद देख लो। सही कितना था? चलो सही भी लिख देता हूँ। सही बैलेंस कितना था? श्योर? सही बैलेंस कितना था? 65,000। लेकिन गलती की वजह से कितना आ गया? तो इसका मतलब गलती की वजह से 67 तो आ गया, लेकिन गलती की वजह से 2,000 बढ़ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस गलती की वजह से आपका बैलेंस 2,000 रुपये क्या हो गया? बढ़ गया। अगर गलती नहीं करते तो आपका बैलेंस कितना आता? 65। पर आपने क्योंकि गलती कर दी तो अब कितना हो गया? 67। तो गलती की वजह से आपका बैलेंस 2,000 रुपये ज़्यादा हो। तो ये नीचे नीली पट्टी जो है ये नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस एरर की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस 2,000 रुपये ज़्यादा हो गया। तो देख रहे हो कितनी खतरनाक गलती है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, लेकिन आपकी टीचर स्कूल की ये वाली गलती देगी एग्ज़ाम में। तो और गलतियां देखनी है? समझ गए डेमो? समझ गए ना? तो गलती कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी एरर की वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है। चलो, तो ये तो हो गई गलतियां। लेकिन सर हमें क्या करना है, हमें भी तो बताओ। चलो, तो वो आपको सिखा देता हूँ बस फाइनली आज का काम, कि हमें क्या करना है। तो अभी तक तो हमने पिछले लगभग 40 मिनट सिर्फ क्या सीखा? गलतियाँ। और गलतियाँ भी मतलब क्या? रीज़न फॉर डिफरेंस। तो एक थे टाइमिंग डिफरेंस, एक थे ट्रांजैक्शन, और एक थे एरर। गलतियाँ। चलो, अब पहले ये जाने की तो नहीं सोच रहे वीर बाबू?
हाँ, तो अभी जाना नहीं है आज, वैसे ही तुमने छुट्टी करी थी परसों, तो अब आज ये पूरा लिखना है। अब तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना है, तो नए पेज से लिख लो चाहे कि हाउ टू प्रिपेयर। अब बच्चा तो ये सीखना चाहता है ना भाई, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि सर हम अब क्या करें, गलतियां तो चलो समझ आ गई, लेकिन हमें क्या करना है। तो आओ वो सिखाता हूँ आपको, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बस अभी कॉन्सेप्ट लिखेंगे आज, डोंट वरी, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो पेज के बीचों बीच लिखो BRS एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाती है, कोई भी डेट लिख लो, 30 जून। फिर इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें तो बस 3 ही कॉलम्स हैं। तो आप ऐसे एक छोटा सा 5-6 लाइन का 3 कॉलम का ये स्टेटमेंट बना लो। तो इसमें देखो कितना इजी है, बस 3 कॉलम। हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो बस इसमें 3 कॉलम होते हैं। नहीं, इसमें LF नहीं है, LF का काम ख़त्म। तो पहले कॉलम को बोलते हैं पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम को बोलते हैं प्लस आइटम, तीसरे कॉलम को बोलते हैं माइनस आइटम। ठीक है, बाकी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। प्लस आइटम का मतलब है हिंदी में कि हमें बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, और माइनस आइटम का मतलब है हिंदी में कि हमें घटाना है, डिक्रीज़ करना है। लेकिन लिखते प्लस आइटम माइनस आइटम ही है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी नहीं लिखते, लिखा प्लस आइटम माइनस आइटम ही जाता है। बाकी अपने मन में समझने के लिए प्लस आइटम का मतलब है बढ़ाना और माइनस आइटम का मतलब है घटाना। उसके बाद लिखो जी, ड्रामा करने के लिए कैसे शुरू करते हैं, बैलेंस एज पर। तो क्वेश्चन में आपको 2 में से किसी भी एक बुक का बैलेंस दिया होता है। जैसे 2 बुक कौन कौन सी हैं, कैश बुक या पासबुक। तो या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या पासबुक का दिया होगा, दोनों में से कोई एक का तो देगा। तो जो भी देगा वो लिख लेंगे। अब वो बैलेंस प्लस आइटम में लिखना है या माइनस आइटम में लिखना है, तो वो कैसे पता चलता है, अब लिख लो। अगर वो फेवरेबल होता है तो प्लस आइटम में लिखते हैं। हाँ जी, तो स्कूल, हाँ वही तो तभी तो मैंने कहा था कि जो स्कूल में नहीं पढ़ते बच्चे उनके लिए अच्छा है। जो स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि स्कूल का कुछ कूड़ा करकट आपके दिमाग में होगा, तो पहले मुझे वो कूड़ा हटा के अपनी अच्छी आइसक्रीम रखनी पड़ेगी, है ना, तो दिक्कत होती है। अब जिसने पढ़ाई कुछ नहीं, वो तो पहले से ही खा लिया, उसके लिए बढ़िया। तो आप अभी वही करो जो फ़िलहाल मैं करा रहा हूँ, फिर बाद में सीख जाएंगे। अच्छा, तो प्लस आइटम में कौन सा लिखना है, फेवरेबल, और माइनस आइटम में अनफेवरेबल। चलो अब बड़ा क्वेश्चन क्या, कि फेवरेबल किसे कहते हैं, है ना भाई। बड़ा क्वेश्चन ये कि फेवरेबल किसे कहा जाता है और अनफेवरेबल किसे कहा जाता है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल, क्वेश्चन तो नहीं बताता, क्वेश्चन तो बहुत चालू है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो उसके लिए मैं आपको एक पहचान दे देता हूँ। बताओ, हाँ स्कूल में पढ़ा था ना, फेवरेबल बैलेंस किसे कहते हैं, ये नहीं पढ़ा, अरे झूठ। तो लिखो जी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या ऑब्लिक करके क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इन दोनों को फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, ये पहचान होती है, याद रखनी है आपको। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इन दोनों को क्या बोलते हैं, फेवरेबल। और अनफेवरेबल किसको बोलते हैं,
उल्टा कर देते हैं इसका, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ये पहचान आपको याद रखनी है कि फेवरेबल किसको बोलते हैं और अनफेवरेबल किसको बोलते हैं। बाकी अनफेवरेबल के ब्रैकेट में लिख लो, इसको ओवरड्राफ्ट भी कह देते हैं, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि फेवरेबल किसको कहते हैं और अनफेवरेबल किसको कहते हैं। तो ये पहचान इसीलिए नीचे लिखवा रहे हैं, है ना। तो ये याद रखना है। बस उसके बाद तो पर्टिकुलर में क्या आएगा वो तो मैं आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब सिखाऊंगा। तो ऐसी 1-2 लाइनें बना लो। कुछ आइटम प्लस में करेंगे हम, कुछ आइटम माइनस में कर देंगे, है ना। तो वो तो हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे। बस फिर एंड में हमें टोटल करना है, मतलब वही कास्टिंग करनी है। फिर कास्टिंग करके क्या करनी है, बैलेंसिंग। तो बैलेंस आपका कहीं पर भी बच सकता है, दोनों में से किसी भी कॉलम में। अगर प्लस आइटम ज़्यादा होंगे तो उधर बच जाएगा, माइनस आइटम ज़्यादा होंगे तो इधर बच जाएगा। तो बैलेंस आपका कहीं पर भी बच सकता है। तो लिख देता हूँ बैलेंस, तो दोनों में से कहीं पर भी बच सकता है। लेकिन उसकी इंग्लिश लिख लो, उसको लिखना क्या है, बैलेंस एज पर क्या, नहीं, अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, और अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक। ये ध्यान रखना है, कहीं जोश में होश खो बैठो और दोनों ही, ऊपर भी कैश बुक नीचे भी कैश बुक हो जाए, तो ये नहीं करनी गड़बड़। तो ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक, और ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक, क्योंकि हमें 2 बुक्स को रिकंसाइल करने का मतलब होता है एक बुक से दूसरी बुक तक जाना है। तो कैश बुक से पासबुक तक जाएंगे या पासबुक से कैश बुक तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि कैश बुक से कैश बुक पे ही चलेगा, वो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट कुछ कुछ हमें ऐसा नज़र आता है ना। तो वो तो हम सीख जाएंगे कि कैसे बनाना है। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। तो आप लिखो रूल 1। तो बस अभी रूल लिखवा के फिर छुट्टी कर दूंगा। रूल सीखना समझना क्वेश्चन वो अगली क्लास में सीखेंगे, डोंट वरी। तो रूल 1 में लिखना है आपको ऑलवेज, उसके बाद दोबारा ऑलवेज, उसके बाद तिबारा ऑलवेज। ठीक है, तो 3 बार ऑलवेज इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि बिल्कुल याद रखना है आपको। ऑलवेज 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 एडजस्ट द बुक whose starting balance is given। ठीक है, ये आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ऑलवेज 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 एडजस्ट द बुक whose starting balance is given। और रूल नंबर 2, ये बहुत बच्चे पता नहीं भूल जाते हैं जबकि है आसान। अनफेवरेबल बैलेंस इज टू बी रिटन। अनफेवरेबल बैलेंस को हमेशा कहाँ लिखना है, इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ डब्बा बना के। बताओ कहाँ लिखना है, रिटर्न इन, हाँ, माइनस आइटम। याद रखना है हमेशा। कई बार कुछ जोशीले नौजवान आपकी तरह अनफेवरेबल बैलेंस को जोश जोश में कहाँ लिख लेते हैं, प्लस आइटम में। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो, तो बस इस 2 रूल्स के साथ आप क्लोज कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो यही था, ठीक है ना। तो बस आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करना इसके, बाकी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे।